नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके साथ यानी आपके सामने हूं। देखिए, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं कि खबरें सुनाऊं और उन पर टिप्पणी करूं। साधारण इंसान हूं। साधारण यानी आम, और इंसान यानी आदमी। कुल मिलाकर आम आदमी हूं। और इंसानी समाज में रहता हूं, इसलिए पॉलिटिकल भी हूं। खूब पॉलिटिकल हूं साहब। कोई इंसान जो किसी समाज में रहता हो वो पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता। ये ऐसा ही है जैसे कोई जीवित इंसान ये कहे कि वो सांस के बिना जीवित रह सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति का दखल है। फिर आप चाहे सन्यासी ही क्यों ना हो जाएं, ये पॉलिटिकल नहीं हो सकते। बच्चे के पैदा होने से पहले वो पॉलिटिक्स से प्रभावित हो जाता है, और मरने के बाद तक वो पॉलिटिक्स से प्रभावित रहता है। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि वो पॉलिटिकल है, अराजनीतिक है, ये धूर्तता है या मूर्खता है। खैर, इस बात पर बहस करेंगे फिर कभी। अभी तो मामला है भाषा यानी भाषा का। बढ़िया मामला चल रहा था। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा को लेकर क्या जबरदस्त मामला था। इसके बीच हिंदी उर्दू विवाद और उसमें बड़े वाले ज्ञानियों की चर्चा में आनंद आ रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो बाकी सारे मुद्दे थोड़ा पीछे की तरफ हो लिए। अब तमिलनाडु अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा, और केंद्र सरकार अपने पूरे जाम जमावड़े के साथ इसे लागू करने पर तुली हुई है। और हम आम आदमी को यह झगड़ा ही समझ नहीं आ रहा। हम में से ज्यादातर को लगता है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को थोप रही है और तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है। और ध्यान से देखें तो असल में केंद्र सरकार के जो सरकारी प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आते हैं वो इसे पेश भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो जानबूझकर हिंदी को, जो भारत की राजभाषा भी है, उसके खिलाफ हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है या मामला कुछ और है? अब थोड़ा बहुत भाषा नीति, जो कि शिक्षा की भारतीय राष्ट्रीय नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूला था, उसे समझें तो कुछ चीजें थोड़ा बहुत साफ हो जाएंगी। देखिए, 1968 में भाषाई शिक्षा और राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करने के लिए 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सभी छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी। एक अपनी स्थानीय भाषा, दूसरी कोई भारतीय भाषा जिसमें हिंदी या अंग्रेजी थी, और तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। अब इसके पीछे जो तर्क था वो ये कि भाई, स्कूल से ही जो बच्चे 3 भाषाएं सीखेंगे उसकी वजह से एक तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, यानी भाषाई विविधता, और विभिन्न इलाकों के बीच संवाद भी बढ़ेगा। ये 3 भाषा फॉर्मूला दरअसल 1964 से 66 के बीच बने कोठारी कमीशन ने सुझाया था, जिसे 1968 में इंदिरा गांधी ने अडॉप्ट किया था। फिर 1986 में राजीव गांधी ने, और 1992 में नरसिम्हा राव ने इसकी पुष्टि की थी। अब 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत जो 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया, उसमें बदलाव यह किया गया है कि पहले 3 भाषा फॉर्मूला में एक भाषा स्थानीय होती थी, दूसरी कोई भारतीय भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी थी, और तीसरी अंग्रेजी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा थी। अब यानी 2020 की जो शिक्षा नीति है उसके तहत 3 भाषा फॉर्मूले में छात्रों को 3 भाषाएं तो सीखनी होंगी, जिनमें से 2 का भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। तो मामला यह है कि तमिलनाडु ने कभी भी, यानी पहले भी, इससे पहले भी कभी 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार ही नहीं किया। यहां तक कि वो देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 3 भाषा फॉर्मूला कभी लागू ही नहीं हुआ। बल्कि जब 1937 में सी राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया तो पूरे तमिलनाडु में इसका विरोध हुआ, और 1940 में इस कदम को वापस लेना पड़ा। इस तरह के हर भाषा फॉर्मूले को तमिलनाडु ने तमिल भाषा के ऊपर हिंदी को इंपोज करना, यानी जबरन लागू करना ही माना है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सही है? देखिए, एक सवाल तो मातृभाषा का है। हर व्यक्ति को लगता है कि मातृभाषा यानी वो भाषा जो उसने अपनी मां से सीखी, यानी मां की भाषा, मातृभाषा। लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। मातृभाषा मां की भाषा नहीं होती, बल्कि देश की भाषा होती है। यानी मान लीजिए कि अगर आप भारत में हैं, मतलब भारत में रहते हैं,
पिता आपके हिंदी बोलने वाले भारतीय हों और मां मान लीजिए जर्मन बोलने वाली जर्मन हो, जो भारत में ही रहते हों, तो आपकी मातृभाषा जर्मन तो नहीं हो जाएगी। यह हो सकता है कि मां की भाषा जर्मन होने की वजह से आप जर्मन सीख लें, लेकिन बोलचाल की जो भाषा है वही आपकी भाषा होगी। अब वो हिंदी हो या तमिल हो या भोजपुरी हो या और कोई भाषा हो, तो भाषा जो संवाद का माध्यम है उसे पहचान भी बनाया जा सकता है और राजनीतिक हथियार भी बनाया जा सकता है। जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने जब जर्मनी को एकीकृत किया था तो उस समय तमाम जर्मेनिक भाषाएं प्रचलन में थी, और जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो सिर्फ एक भाषा रही जिसे आज डोइच या जर्मन कहा जाता है। जर्मन राष्ट्र, जर्मन भाषा और जर्मन पहचान की शुरुआत यहीं से हुई, और इसी के साथ हुआ जर्मन पूरी दुनिया में सबसे महान है के विचार का सिलसिला, और यहीं से भाषा का राजनीतिकीकरण शुरू होता है। अब भाषा एक पहचान बन जाती है, वो बरतने का साधन नहीं रहती, संवाद का माध्यम नहीं रहती, वो राजनीति में अपनी रोटियां सेकने का औजार बन जाती है। भाई यूं अगर नीयत सही हो तो न दक्षिण के किसी राज्य को हिंदी सीखने में, बोलने में ऐतराज होगा, और न उत्तर के किसी राज्य को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम या कोई अन्य भाषा बोलने या सीखने में कोई ऐतराज होगा। लेकिन यह सारा सवाल नीयत का ही है। सवाल यह है कि उत्तर भारतीय पहचान को भारत की एकमात्र पहचान बनाकर पेश करने का, उसे पूरे भारत को बताने का, और इसी विचार के तहत इतिहास, भूगोल, धर्म, अधर्म सब कुछ उत्तर भारत के हिसाब से तय होता है। इसे इस तरह भी समझिए कि भारतीय इतिहास में से दक्षिण भारत का इतिहास या साहित्य या तो है ही नहीं, या अगर है भी तो नहीं के बराबर है। साहित्य हो या कला, इतिहास हो या परंपरा, हम उत्तर भारतीयों को दक्षिण से सिर्फ इतना मतलब है कि भाई वहां इडली डोसा बनता है और लोग लुंगी पहनते हैं। अभी कुछ साल पहले तक तमाम दक्षिण भारतीय हमारे लिए मद्रासी होते थे और मद्रासी बोलते थे। यह उत्तर भारत की प्रधानता का जो विचार है वो वास्तव में कोई नया विचार नहीं है, और प्रधानता में भी वही लोग उछल उछल कर इसकी तायीद करते हैं जो एक छत्र ब्राह्मण राज की कल्पना करते हैं। हिंदू सवर्ण मानसिकता इस मामले में सबसे आगे रहती है। ऐसे में यदि दक्षिण भारत के राज्य अपनी पहचान यानी अपनी भाषा के लिए इतना उत्साहित होते हैं तो इसमें फिर आश्चर्य की बात ही क्या है। उत्तर भारत की सहिष्णुता का अंदाजा तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि खुद उत्तर भारत में पैदा हुई, बोली जाने वाली उर्दू तक को नकार देने, उसे सिर्फ मुसलमानों की, या अगर उसे और खराब विशेषण देना हो तो आक्रांताओं की भाषा कहने का रिवाज है। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने तो घोषणा ही कर दी, और वो भी विधानसभा में, कि उर्दू पढ़ना यानी मौलवी बनना है। अब बताइए मूर्खता की इससे बड़ी हद और क्या होगी। दूसरी तरफ उर्दू के पैरोकारों ने इस भाषा की ऐसी पैरोकारी की कि देख सुनकर हंसी आती है। उर्दू की पैरोकारी करने वाले इन लोगों में से ज्यादातर वो लोग थे जो उर्दू जानते नहीं हैं, यानी ना कभी सीखी, ना पढ़ी, ना लिखी, लेकिन पैरोकारी में उर्दू के नाम के कसीदे ऐसे पढ़े कि तौबा वली। ज्यादातर का यही कहना था कि उर्दू नफासत की जबान है, ये मुहज्जब जबान है, ये तहजीब और तमद्दुन की जबान है। भाई साहब वो कौन सी जबान है जो तहजीब और तमद्दुन की जबान नहीं है? भैया मेरे, तहजीब जबान में नहीं होती, ये इस्तेमाल करने वाले के चरित्र में होती है। जबान का क्या है, उसे जैसी बरतिएगा वैसा मजा देगी। महाशय अगर उर्दू ऐसी ही तहजीब और तमद्दुन की जबान है तो बताइए जरा, ये जो गालियां, सारी गालियां आप देते हैं, सुनते हैं, उसके सारे फहश अल्फाज उर्दू के ही क्यों हैं? अब मेरी ये बात सुन के बुरा सा मुंह मत बनाइएगा, जरा गौर कीजिए। आप जो भी गालियां देते हैं वो सब उर्दू में ही संभव हैं। हिंदी में इनका तर्जुमा करेंगे तो गालियां गालियां नहीं रह जाएंगी। अब आपको जिन्हें मेरी ये बात बुरी लगी, चैलेंज है कि हिंदी की गालियां निकाल कर दिखाइए। मेरा दावा है कि नहीं मिलेंगी। जनाब, जबान जबान होती है, संवाद का माध्यम, औजार, उसे उसी तरह बरतना चाहिए। अगर आप किसी जबान की पैरोकारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम आपका यह होना चाहिए कि उस भाषा को सीखना शुरू कीजिए और उसमें अपना कामकाज शुरू कीजिए। उर्दू की बेकदरी अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी ने नहीं की,
आपने की है। कोई भाषा आपकी पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं होती, वो आपकी पैरोकारी से जिंदा थोड़ी है, वो आपके इस्तेमाल के लिए है। इसलिए अगर आप उसे इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगी। एक जमाने में उर्दू के तमाम रिसाले, मैगजीन, अखबार निकलते थे। ये मुंबई की फिल्मों के मुकालमे उर्दू में लिखे जाते थे, और आज हालत यह है कि जूं तू करके 2 अखबार निकलते हैं जो ग्राहकों की कमी के बायस खत्म होने की कगार पर है। दूसरे, उर्दू को बेहतर बताने के चक्कर में हिंदी और संस्कृत से दुराव मत कीजिए, उन्हें छोटा मत बनाइए। भाषा अपने आप में इतनी बड़ी और महान होती है कि उसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो अपनी पैरोकारी वो खुद कर लेगी, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, मैं यहां उत्तर भारत की हेजेमनी की बात कर रहा था, तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब दक्षिण भारतीय जनता अपनी भाषा के लिए खड़ी होती है तो हमें भारत, हिंदी और हिंदू अस्मिता पर खतरा मंडराता नजर आता है। अरे भाई, उनकी भाषा भी तो उनकी पहचान है, वो जो भाषा इस्तेमाल करना चाहें करें। अगर उन्हें कोई और भाषा सीखनी होगी तो वो आपके मोहताज तो होंगे नहीं। हिंदी पूरे भारत की भाषा नहीं है, कभी नहीं थी। भविष्य वक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन जबानों के आज के हालात देखकर तो यही लगता है कि आगे भी इस बात के आसार तो नहीं ही हैं कि हिंदी पूरे भारत की भाषा हो जाए। बल्कि इस सिलसिले में अगर इंटरनेशनल तस्वीर देखी जाए तो ऐसी तस्वीर तमिल की निकलती दिखाई देती है, जो आज भी सिंगापुर और श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से है। और क्या गजब का साहित्य है तमिल भाषा का। हमारी तो आफत यह है कि तमिल साहित्य का हिंदी या उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ, या बहुत कम हुआ है। इसलिए हम नालायकों को यही नहीं पता कि हिंदी साहित्य से ज्यादा बड़ा, ज्यादा व्यापक संसार तमिल साहित्य का है। शिलापत्तिकरम, मणिमेखलाई, वलायापति, कुंडलकेसी, तिरुक्कुरल, तोलाकाप्पियम, पोनियम सेल्वम, कसम खाकर बताइएगा, इनमें से किसी भी एक किताब का नाम आपने सुना है क्या? ये भारत की एक महान भाषा की महान किताबें हैं, और इनमें से तो कुछ इतनी मशहूर हैं कि तमिलनाडु के हर घर में शायद उसकी एक प्रति आपको मिल ही जाए। अब ऐसे किसी भाषा भाषी लोगों से आप आदेश करें कि तुम एक भारत एक भाषा के नारे के साथ अपनी भाषा पर गर्व करना छोड़ो और देशभक्ति के नाम पर हमारी भाषा को स्वीकार कर लो, तो बताइए ये कैसे संभव होगा? ये हिंदी को तमाम उत्तर पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में थोपने की कोशिश वही एक राष्ट्र एक फला ढिकां विचारों वालों के हैं, जो भारत पर एक छत्र राज करना चाहते हैं, जो अपने ख्वाबों का अखंड भारत देखना चाहते हैं, जिन्हें भारत की समरसता, विविधता की कोई समझ ही नहीं है। महाराज, आपके हिसाब से जब अखंड भारत था ना, तब भी पूरे भारत में हिंदी या संस्कृत नहीं चलती थी, चलती ही नहीं थी। चलती वही भाषा थी जो वहां की जबान होती थी। अब मेरे इस वीडियो से यह मतलब मत निकालिएगा कि मैं हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी या किसी और भाषा के खिलाफ हूं, बल्कि मैं तो इस बात का पैरोकार हूं कि सभी भाषाओं को पढ़ने और फलने फूलने का मौका देना चाहिए, ताकि समाज की खूबसूरती को और बढ़ाया जा सके। अपनी भाषा को श्रेष्ठ बताइए, मानिए, लेकिन अन्य भाषाओं का भी सम्मान कीजिए। अच्छा लगे तो सीखिए। इसके अलावा वहां दक्षिण भारत में अन्य भाषाएं, आदिवासी भाषाओं और अन्य इलाकों की भाषाओं का जिक्र यहां सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी जो विवाद है वो तमिल भाषा बनाम हिंदी और हिंदी बनाम उर्दू को लेकर है। बाकी मुझे तो मेरे दोस्तों वो सब भाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं, दिल के करीब लगती हैं। मेरी तो सच मानिए अगर कोई इच्छा है तो वो ये है कि मुझे कम से कम भारत की तमाम भाषाएं आ जाए, मैं सीख लूं और सबका साहित्य भरपूर पढूं। लेकिन काश। खैर, अंत में गालिब का ये एक शेर है। अब जो ये गालिब के शेर हैं, ये दरअसल गालिब ने उस जमाने में लिखे थे जब वो भविष्य के हालात पर गौर फिक्र कर रहे थे। तो पेश है उनकी जबान, तो पेश है, उनकी जबान हमको आती नहीं समझ, गौर कीजिएगा,
उनकी जबान हमको आती नहीं समझ, गालिब जो हमने गालिबन सीखी नहीं कभी। अब अगली बार मिलूंगा और कभी संस्कृत के बारे में भी बात करेंगे। नमस्ते।